बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बंदे को गैर कानूनी तौर पर इंडिया से बाहर भिजवाना है। मैंने अपने मकसद की वजाहत की। सॉरी मिस्टर जान, ये मेरी फील्ड नहीं है। जग्गू दादा, आप जैसी शख्सियत इन फील्डों से मुबर्रा होती है। मैंने उसे मक्खन लगाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा काम क्यों करने लगा? मुआवजा लेकर अगर आप कत्ल करवा सकते हैं तो इस काम में क्या मुज़ायका है? मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा। मेरी बात सुनकर वो एक मर्तबा तो सीधा होकर बैठा और फिर खुरदरे लहजे में बोला, जवान, तुम बहुत बड़ी बात कर रहे हो और मेरा ख्याल है इसका सबूत तुम पेश नहीं कर सकोगे और सुनी सुनाई बातें हकीकत नहीं होती। जग्गू दादा, मैंने तो वैसे ही एक बात कर दी है। मेरा मकसद आपको मुजरिम साबित करना नहीं है। बहरहाल छोड़ो इस मौजू को। जग्गू दादा ने कहा, शायद वो खुद इस मौजू से जान छुड़वाना चाह रहा था। तुम मुआवजे की बात करो, वो आपने मांगना है। मैं जवाबन बोला, मतलूबा शख्स किस से छुप कर निकलना चाहता है, पुलिस या कोई जाती दुश्मनी? दोनों से। जाती दुश्मन का नाम जान सकता हूँ? उसने पूछा। अंडरवर्ल्ड डॉन सेठ रामिंदर नाथ, मैं आहिस्ता से बोला। क्या? वो कुर्सी से उछलकर खड़ा होते हुए बोला, जवान, तुम्हारा दिमाग जगह पर है? बिल्कुल, मैं इत्मीनान से बोला। वो चंद लम्हे कड़े तेवरों से मेरी जानिब देखता रहा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, सॉरी जवान, रविंदर नाथ से टक्कर लेना मेरे बस से बाहर है, क्योंकि मैं अपनी तबई उम्र तक जीना पसंद करता हूँ। जग्गू दादा, आपकी शख्सियत के साथ ये अल्फाज मेल नहीं खाते। तुम जो भी समझो। वो हतमी लहजे में बोला, मैं सेठ रविंदर नाथ के खिलाफ किसी काम में हाथ नहीं डाल सकता। तुम सेठ रविंदर नाथ से मेरी दुश्मनी की वजह जानने की कोशिश नहीं करोगे? बालक, तुम बहुत कम उम्र होकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। सेठ रविंदर नाथ को कहना कि अगर जग्गू दादा को जांचना भी था तो किसी बाअसर शख्सियत को भेजता। किसी कॉलेज के लौंडे को मैं क्यों कर रविंदर नाथ का दुश्मन समझ सकता हूँ? और ये भी जान लो कि ताश की गेम और जिंदगी के खेल में बहुत ज्यादा फर्क है। इंसान की सारी चालें धरी की धरी रह जाती हैं। मुझे पता चल गया कि जग्गू दादा मुझे रविंदर नाथ का भेजा हुआ कोई बंदा समझ रहा है जो इसे आजमाने के लिए आया था। मैंने इसे अपनी पहचान कराने में कबाहत ना समझी। यूं भी इस मुल्क से निकलने के लिए मुझे अपनी शनाख्त जाहिर करनी पड़ती। जग्गू दादा, मेरा नाम उमर जान कमांडो है और रविंदर नाथ से मेरी दुश्मनी की वजह शीशनाग है, जो अपने भाई कोबरे की मौत का बदला मुझसे लेना चाहता है। तुम उमर जान हो? हाँ, वाकई तुम वही हो। मैं भी कहूँ, तुम क्यों जाने पहचाने से लग रहे हो? क्लीन शेव करवा के तुम्हारी शक्ल काफी बदल गई है। इन बेवकूफों को तुम्हारी क्लीन शेव की तस्वीर भी जारी करनी चाहिए थी। अभी तो अगर तुम सर गंजा करवा लो तो बिल्कुल ही ना पहचाने जाओ। बहरहाल उमर साहब, अब भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ। रविंदर नाथ से टक्कर लेना मेरे बस से बाहर है। अलबत्ता एक नसीहत तुम्हें करता चलूँ कि यूं हर किसी के सामने अपनी शनाख्त जाहिर ना करो। तुम्हारी जानकारी देने वाले के लिए 1 लाख का ऐलान अखबारात में शाया हो चुका है। मशवरे का शुक्रिया, मैं रुखाई से बोला। वैसे मुझे आपसे मिलकर बहुत मायूसी हुई है। जिस तरह नाम सुना था इस तरह आप नजर नहीं आ रहे हो। बहरहाल शुक्रिया। मैं सोफे से खड़ा हो गया। जानू साहब बैठो, जग्गू दादा बेतकल्फी से बोला। कुछ चाय पानी तो हो जाए और इतनी जल्दी मायूस ना हो। मैं तुम्हारे मसले पर गौर करूंगा, शायद कोई हल सूझ जाए। उसकी उम्मीद अफजा बात सुनकर मैं एक दफ़ा फिर बैठ गया। शायद मेरी मुसलसल तारीफों ने उसके दिल में कोई नरम गोशा पैदा कर दिया था। जग्गू दादा, आप मुझे चोरी छुपे ही इंडिया से बाहर निकालेंगे ना? तो जिस तरह आप पुलिस को बेखबर रखेंगे, इस तरह रविंदर नाथ को भी तो अंधेरे में रख सकते हैं। उसको अंधेरे में रखना बहुत मुश्किल है जवान। वो गहरी सोच में डूबे हुए बोला। देखो जग्गू दादा, अगर उसको पता चल गया तो आप ये कहकर बरियुल जमा हो सकते हैं कि आप मेरी और उसकी दुश्मनी से नावाकिफ थे। मुझे एक दफ़ा फिर उम्मीद की किरण नजर आई और मैंने जोरों शोर से दलाइल देने शुरू कर दिए। नहीं, वो इनकार में सर हिलाते हुए बोला। शीशनाग अंडरवर्ल्ड हलकों में ये ऐलान कर चुका है कि जानू कमांडो को इंडिया से बाहर निकालने वाला रविंदर नाथ का दुश्मन तस्वुर किया जाएगा और शीशनाग के मुंह में रविंदर नाथ ही की जुबान है। वो शीशनाग को अपने बेटे की तरह चाहता है। यूं भी खबीस हकीकी औलाद से महरूम है। एक लेपालक बेटी और दूसरा शीशनाग है जिनको वो अपने बच्चों की तरह चाहता है। इसका मतलब है
मेरे मसले पर गौर करने से आपकी मुराद फकत मुझको टालना है। मैं सोफे पर टेक लगाते हुए मायूसी से बोला, जानू, जराइम की दुनिया में ताकत का कानून राइज है। उर्फे आम में क्या कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हर कमज़ोर को ताकतवर की हाँ में हाँ भी मिलानी पड़ती है और अपने मुफादात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मैं तुझे इंडिया से बाहर निकालने में ज़रूर मदद दूंगा, क्योंकि रविंदर नाथ की वजह से मैं अपना कारोबार ठप नहीं कर सकता। अलबत्ता सामने मैं खुद नहीं आऊँगा। बाकी मैं ये तो नहीं कहता कि मैं तुम्हें 100% हिफाजत से तेरे मुल्क पहुँचा दूंगा, क्योंकि इसमें 20-25% नाकामी के भी चांस हैं। वैसे भी जराइम की दुनिया में किसी भी काम की गारंटी 100% नहीं दी जा सकती। शुक्रिया जग्गू दादा, मैं ममनूनियत से बोला। अभी अगर मुआवजा भी तय हो जाता, ज़रूर, ये तो इस कारोबार का पहला असूल है। मैं इस काम के सिलसिले में 15 लाख रुपए लूँगा, 10 लाख पहले और 5 लाख रुपए काम हो जाने के बाद। जग्गू दादा, 10 लाख दूंगा, 5 काम से पहले और 5 काम के बाद, मैंने जवाबन कहा। उसने रिवॉल्विंग चेयर को एक मर्तबा फिर घुमाकर सीधा किया और 1-2 लम्हे मेरी आंखों में झांक कर कुछ सोचा और फिर बाआवाज़े बुलंद बोला, डन। जवाबन मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। अभी क्या चलेगा, ठंडा या गर्म? उसने पूछा। सिर्फ चाय, खाना मैं खा के आया हूँ। उसने घंटी बजाकर मुलाजिम को बुलाया और चाय लाने का कहा। वैसे इस जगह चाय कुछ मायूब सी लगती है। मुलाजिम के जाने के बाद जग्गू दादा मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ ये तो है। मैंने इस बात में सर हिलाया। जानू साहब, आपको देखकर यकीन नहीं आता, आप खाली हाथ कोबरे के साथ लड़कर इसे हलाक कर चुके हैं। इस बारे में मैं खुद भी हैरान हूँ। मैं इनकसारी से बोला, बस कमबख्त की मौत आई थी, वरना लड़ाका तो वो बहुत अच्छा था। ये तो खैर आपकी इनकसारी है, वरना एनी शाहिद दलेर सिंह ने इस लड़ाई का अहवाल तफसील से अखबार वालों के सामने बयान किया है। उसके मुताबिक कोबरा इत्तफाकी तौर पर हलाक नहीं हुआ, बल्कि उमर जान कमांडो बजा तौर पर कोबरे से अच्छा फाइटर था। तफसीलात बताते हुए उसने कहा कि इब्तदा में कोबरे ने जारहाना अंदाज अपनाया, मगर उसके बाद कोबरे की फाइट ज़्यादातर दिफाही रही। जानू आखिर तक कोबरे पर हावी रहा और लड़ाई का नतीजा हम सब के सामने है। असल में बहुत से ऐसे वाक़यात भी मुझसे मंसूब किए जा रहे हैं जिनसे मेरा दूर का भी वास्ता नहीं। इसी तरह दलेर सिंह ने भी मेरे साथ गुजरे हुए शब रोज़ खूब मिर्च मसाला लगाकर अखबार वालों के सामने बयान किए हैं, वरना अगर हकीकत देखी जाए तो इसके बिल्कुल बरक्स होगी। जानू साहब, तेरी यही बातें तेरे किरदार की अक्कासी करती हैं। तुम जितना भी खुद को छुपाओ, तेरे अंदर जो सलाहियतें हैं वो खुद ब खुद सामने आएंगी। मशहूर कहावत तो तूने सुनी होगी कि शेर कभी ये नहीं कहता कि वो शेर है, वो अमल से दिखाता है कि वो शेर है। जग्गू दादा, आप भी अखबारात में मेरे मुतल्लिक उल्टी सीधी खबरें पढ़ के मुतासर होगे। नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। मुतासर तो मैं तुमसे मिलने के बाद हुआ हूँ, और सिर्फ तुम्हारी शख्सियत को देखते हुए मैंने रविंदर नाथ से मुखालफत का खतरा मोल लेने की कोशिश की है। धन्यवाद जग्गू साहब, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हुआ बोला। उस वक्त मुलाजिम भी चाय लेकर आ गया। चाय पीकर मैंने जग्गू दादा से रुखसत चाही। जानू साहब, अब मुझे मिलने के लिए खुद ना आना, बल्कि ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस पर राब्ता करना और अपना नाम आकाश बताना। ठीक है जग्गू साहब, मैंने उससे फ़ोन नंबर वाला कागज़ का टुकड़ा लेकर जेब में डालता हुआ बोला और टोकनों का शापर उठाकर उसके दफ्तर से निकल आया। हाल में जुआ उसी ज़ोर शोर से शुरू था। मैंने काउंटर पर जाकर टोकन जमा कराए तो उसने मुझे 2-3 बड़े नोटों की गड्डियां थमा दी। मजमूई तौर पर वो 1.5 लाख के करीब रकम थी। रकम कोट की अंदरूनी जेबों में मुंतकिल करके मैं जुआ खाने से बाहर निकल आया। होटल के हाल की रौनक मांद पड़ गई थी। मैं जैसे ही होटल से बाहर निकला, अचानक 2 अफराद जो मुझसे आगे चल रहे थे तेजी के साथ मेरे दाएं बाएं हो गए। दोनों ने हाथों में पिस्तौल पकड़े हुए थे, जो उन्होंने मेरे दोनों पहलुओं में घुसेड़ दिए। इसी तरह आराम से चलते रहो, वरना जिस्म में रोशनदान बना दूंगा, उनमें से एक ने गुर्रा कर कहा। मैं ज़हनी तौर पर इस किस्म के किसी हादसे के लिए तैयार नहीं था। ये कौन हो सकते थे? क्या जग्गू दादा के आदमी या फिर चोर उचक्के? मेरा जहन किसी एक ख्याल पर मुत्तफिक ना हो सका। वो मुझे लिए पार्किंग एरिया की साइड से गुजरते हुए एक वीरान गली में दाखिल हुए। मेरे साथ लगकर चलते हुए उन्हें बहरहाल इतनी देर हो चुकी थी
कि वो लाशऊरी तौर पर मुझसे गाफिल हो गए थे। उनके गुमान के मुताबिक मैं मुज़ाहमत की कोशिश ना करते हुए खुद को उनके हवाले कर चुका था। उनका इरादा लाजमन वीरान गली में थोड़ा सा आगे ले जाकर मुझे लूटने का था। उन्होंने गालबन मुझे काउंटर से रकम वसूल करते देखा था, जिसके बाद उनकी नीयत खराब हुई थी। वीरान गली में घुसते ही मैंने एक्शन में आने का फैसला किया और एक झटके से पीछे होकर मैंने अपने दोनों हाथ उनके पिस्तौलों वाले हाथ पर हथौड़े के अंदाज में मारे। दोनों के मुंह से बेसाख्ता उफ की आवाज़ें निकली थीं और उनके पिस्तौल उनके हाथ से छूटकर गली के पुख्ता फर्श पर गिर पड़े। वो दोनों जल्दी से पिस्तौल उठाने के लिए झुके, मगर एक की थोड़ी में अपना घुटना मारते हुए दूसरे की गुट्ठी पर मैंने खड़ी हथेली का वार किया और दोनों ओख की आवाज़ के साथ नीचे ढेर हो गए। मैं दाएं बाएं देखकर उनकी तलाशी लेने के लिए झुका, मगर उसी वक्त गली के सिरे से चंद आदमियों के दौड़ने की आवाज़ आई और इससे पहले कि मैं इस आवाज़ का सबब जानकर कोई हरकत करता, वो दौड़ते हुए मेरे सर पर पहुंच गए थे। वो तमाम के तमाम मुसल्ला थे। उनके जिस्म पर मौजूद लिबास से आसानी से पता चल रहा था कि वो जग्गू दादा के आदमी थे। आप ठीक तो हैं ना सर? मैं उन्हें देखकर जैसे ही सीधा हुआ, उनमें से एक मौदबाना लहजे में बोला और मैं उनके अंदाज से समझ गया कि वो दुश्मन नहीं थे। हाँ, लेकिन आप लोग? सर, हमें जग्गू दादा ने भेजा है। उसने अपने ऑफिस में मौजूद स्क्रीन पर इन दोनों को आपके दाएं बाएं देख लिया था। ये दोनों बम्बई के मशहूर उचक्के हैं। उन्हें पहचानते ही उन्होंने मुझे 4 आदमियों के साथ आपके पीछे भेजा ताकि इनसे आपकी खलासी करा सकें। लेकिन मेरा ख्याल है आपको हमारी मदद की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं थी। आखिरी फिक्रा उसने मुस्कुराकर अदा किया था। उसकी बात सुनकर मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया था। मेरी तरफ से जग्गू दादा का शुक्रिया अदा कर देना, मैंने कहा, और इन नमूनों को भी संभाल लो। मैं चला। अगर सर हम आप नो थैंक्स, मैं कता कलामी करते हुए बोला, मैं चला जाऊंगा। और वो सर हिलाते हुए उन पर झुक गए, जबकि मैं गली से निकलकर रोड पर आ गया। रोड पर निकलते ही मेरी नज़र सामने से गुजरती हुई टैक्सी पर पड़ी। मैंने इसे हाथ देकर रोका और शीतल के मकान के सामने मौजूद एक मशहूर बिल्डिंग का नाम बताकर बैठ गया। ट्रैफिक कम होने की वजह से टैक्सी ने मुझे 20-25 मिनट में ही वहां पहुंचा दिया। किराया अदा करके मैं शीतल के मकान की जानिब चल पड़ा। सुबह के 5 बज रहे थे। मैंने गेट पर जाकर दस्तक दी। दूसरी तीसरी दस्तक पर धर्मिंदर बाबा ने उठकर दरवाज़ा खोला। मैंने उससे माजरत की और अंदर दाखिल हुआ। क्षमा चाहता हूँ चचा, आपकी नींद खराब कर दी। कोई बात नहीं पुत्र, वो खुश होते हुए बोला, और मैं अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। सर्दी अपने अरूज पर थी। मैंने ख्वाबगाह में झांका। शीतल गर्दन तक कंबल ओढ़े गहरी नींद सो रही थी। मैंने अलमारी खोलकर हल्का फुल्का लिबास निकालकर पहना और ख्वाबगाह से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए। मेरा इरादा था कि धर्मिंदर चचा से ओढ़ने के लिए कोई कंबल वगैरह लेकर ड्राइंग रूम के कुशादा सोफे पर लेट जाऊंगा, मगर इससे पहले कि मैं दरवाजे तक पहुंचता, मुझे शीतल की आवाज़ सुनाई दी। अब कहाँ चल दिए? तुम जाग रही थी? मैंने हैरान होकर कहा। मैं साथ वाले कमरे में सोने जा रहा था। इधर ही सो जाओ, मैं तो वैसे ही उठने वाली थी, वो कंबल से बाहर होते हुए बोली। उसके कंबल से बाहर निकलते ही मेरी निगाहें खुद ब खुद झुक गईं। कमबख्त ने शबे ख्वाबी का लिबास पहना हुआ था। जग्गू दादा से होने वाली बातचीत काफ़ी उम्मीद अफजा रही थी। अब मसला 10 लाख रुपयों का था कि वो कैसे पूरे करें। बम्बई में बड़े बड़े जुआ खाने मौजूद थे, लेकिन 10 लाख पैदा करते करते चंद दिन तो लग ही जाने थे। जग्गू दादा के जुआ खाने से जीती हुई रकम और मेरे पास अपनी मौजूद रकम मिलाकर 1,60,000 के बकदर बन रही थी। इसका मतलब था मैं अभी तक अपने टारगेट से 8.5 लाख की दूरी पर था। एक मर्तबा मेरे जी में आया कि शीतल से ये पैसे मांग लूं, मगर फिर मुझे याद आया कि इसके कहने के मुताबिक तो इसके अकाउंट में 2.5-3 लाख रुपए पड़े थे। वो अगर तमाम पैसे भी मेरे हवाले कर देती, तब भी मैं अपने मतलूबा टारगेट से दूर ही रहता। मेरे जी में आया कि किसी सेठ के घर डाका डाल लूं, मगर बाद में मुझे ये ख्याल इसलिए मुस्तरद करना पड़ा कि इस तरह किसी बेगुनाह के कत्ल हो जाने का अंदेशा था। गो जुआ खेलना भी बहुत बड़ा गुनाह था, मगर इसमें किसी बेगुनाह की ज़ात मुलव्वस नहीं होती थी। मैं अभी इन्हीं ख्यालात में गुम था कि मुझे शीतल की आवाज़ सुनाई दी। सो गए क्या? वो मेरे साथ बैठती पूछ रही थी। हाँ, तुम जाओ,
ताकि मैं सो सकूं। मैंने कहा, कोई सोना वगैरह नहीं है, शराफत से उठकर तैयार हो जाओ, आज लंच बाहर करेंगे। शीतल, पागल हुई हो क्या? अगर किसी ने पहचान लिया तो? रात को किसी ने नहीं पहचाना तो दिन को भी कोई नहीं पहचानेगा। यूं भी बम्बई में तेरी तलाश शुरू नहीं हुई। ढूंढने वाले अभी तक दिल्ली और उसके मज़ाफ़ात में ही ख्वार होते फिर रहे हैं। फिर भी शीतल, रात के टाइम पर कम रोशनी और चेहरे पर मफलर लपेटने की वजह से मेरी पहचान मुश्किल हो जाती है। दिन को तो बंदा बहुत दूर से नज़र आता है। दूसरा, रात को मैं जिन जगहों पर जाता हूँ वहाँ अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है जो अखबार वगैरह कम ही देखते हैं, जबकि दिन के टाइम पर ज़्यादातर वो लोग मिलते हैं जो अमूमन अखबार बीनी के रसिया होते हैं। और मैं तेरी मंतक से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं, वो हरदर्मी से बोली। बस तुम तैयार हो जाओ, 1-2 दिन की बात है। फिर तो वो उदासी से बोली, अच्छा बाबा, अभी नहाने तो दो ना। और वो हंसते हुए उठ बैठी। थोड़ी देर बाद हम दोनों शीतल की छोटी सी कार में बैठकर बाहर जा रहे थे। मेरा ख्याल है साहिल समुंदर की तरफ चलते हैं। उसने अपनी गाड़ी का रुख जनूब की सिमत मोड़ते हुए कहा। जवाबन मैंने फ़कत सर हिलाने पर ही इक्तफा किया। शीतल बहुत खुश दिखाई दे रही थी। काली कमीज और सफ़ेद शलवार में वो किसी और ही जहान की मखलूक नजर आ रही थी। साहिल समंदर पर पहुंचकर उसने गाड़ी एक जदीद तर्ज के खूबसूरत होटल के कंपाउंड में मोड़ दी। चाको चौबंद बहरा हमारे बैठते ही मेन्यू कार्ड लेकर आन मौजूद हुआ। साहब से आर्डर लो। शीतल बहरे से मुखातब हुई। नहीं बेगम साहबा, खुद आर्डर दे दो। और मेरे बेगम साहबा कहने पर शीतल का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल उठा। उसने मेन्यू कार्ड लेकर 2-3 डिशों का बताया और मेरी जानिब मुतवज्जा हो गई। कितना अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से बेगम साहबा सुनना। जिसकी बेगम बनोगी ना, वो इससे भी ज्यादा अच्छे अंदाज में पुकारेगा। मसलन मुन्ने की माँ। पको मत, वो कता कलामी करते हुए खफगी से बोली। तुम्हारे अलावा मैंने किसी से भी शादी नहीं करनी। क्यों? मुझ में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जो किसी और मर्द में नहीं हो सकते? तुम अपने इर्द गिर्द देखो तो सही, शायद मुझसे भी कई गुना ज्यादा हैंडसम, खूबसूरत और कद आवर जवान तुझे अपने मजहब में ही मिल जाए, जो तेरी मोहब्बत का जवाब तुझसे बढ़कर चाहत से दे। क्यों? 22 साल की जिंदगी मैंने आंखें बंद करके गुजारी है क्या? वो झुलाते हुए बोली। इसी मुआशरे और मुल्क में रही हूँ। अगर तेरे जैसा कोई और होता तो नजर ना आ जाता। अच्छा, बहरा आ रहा है, फिलहाल खामोश रहो। मैंने बहरे को खाने वाले बर्तनों समेत आते देखकर आहिस्ता से कहा। क्यों खामोश रहूं? डरती हूँ किसी से? उसका अंदाज बिल्कुल नकचड़ी बीवी का सा था। बहरा भी खाने के बर्तन टेबल पर सजाते हुए ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया था। मैं उसकी बात का जवाब देने के बजाय खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। खाना वाकई बहुत लजीज बना हुआ था। खाने के बाद हमने चाय पी और फिर बिल अदा करके बाहर निकल आए। होटल के दरवाजे से निकलते वक्त सामने से आता हुआ एक शख्स अचानक ठठक कर रुका। मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए तेज हुई कि शायद उसने मुझे पहचान लिया है, मगर फिर इसे अपनी जेबें टटोलते देखकर मैंने इत्मीनान की सांस ली। इससे शायद गाड़ी की चाबी या बटवा कहीं गुम हुआ था। अब कहाँ चलें? शीतल ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर पूछा। जहाँ सरकार का जी चाहे, मैं मोदबाना लहजे में बोला। मेरे अंदाज पर वो बेसाख्ता कहका लगाकर हंस पड़ी। वहां से हम सीधा समंदर के निस्बतन वीरान साहिल पर पहुंच गए। ये कहाँ ले आई हो? मैं गाड़ी से नीचे उतरता हुआ बोला। अपने ख्वाबों की जन्नत में। वो जैसे खुली आंखों ख्वाब देखते हुए बोली। मेरा जी चाहता है कि संसार के इस गोशे में चली जाऊं जहां कोई और ना हो, सिर्फ मेरा और तुम्हारा साथ हो। अगर मैं कहूं कि तुम पागल हो तो? मैंने उसकी तकलीद में अपने जूते और जुराबें उतार कर नंगे पैर ठंडी रेत पर चलते हुए कहा। जान, ये सभी मोहब्बत करने वालों को लोग पागल क्यों समझते हैं? लोग तो उन्हें पागल नहीं समझते। मैं संजीदा होते हुए बोला। तो फिर? उसने पूछा। वो असल में होते ही पागल हैं। लोगों के समझने ना समझने से क्या होता है? जान के बच्चे, बाज आ जाओ, वो मुक्का तानते हुए बोली। 2 फैक्ट्रियों के मालिक सेठ की इकलौती बेटी एक ऐसे शख्स की मोहब्बत में मुब्तला हो जाए जो उसके मुल्क की नज़र में मुजरिम है, पागलपन नहीं तो और क्या है? जबकि इस शख्स में सिर्फ इतनी खूबी है कि वो कद में लंबा है। हालांकि इससे बेहतर था कि तुम किसी ज़राफ़े से मोहब्बत कर लेती। तुम बाज नहीं आओगे? वो मुझे पकड़ने के लिए मेरी तरफ दौड़ी
और मैं उल्टे कदमों पीछे भागा। अचानक मुझे इस हिम्मत से कि जिस हिम्मत की तरफ से हम आए थे 3 गाड़ियां आती दिखाई दी। मैं ठठक कर रुक गया। क्या हुआ जान? मुझे हैरानी से गाड़ियों की सिमत देखकर वो परेशानी से बोली। 3 गाड़ियां हमारी तरफ आ रही हैं। तो क्या हुआ? वो बेफिक्री से बोली। होंगे कोई पिकनिक मनाने वाले। मगर मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर गाड़ियों की सिमत देखता रहा। कम ऑन जान, वो मेरे बाजू पकड़कर खींचते हुए बोली। तुम तो ख्वामख्वाह परेशान होगे। उस वक्त तीनों गाड़ियां हमारी कार के साथ आकर रुक गईं और फिर उनमें से 13-14 मुसल्लह अफराद नीचे उतरे। जारी है।